नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म डिस्कस कर रहे हैं एंड उसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले प्रोटो नेशनलिस्टिक फार्मर रिवॉल्ट्स एंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स देखे और हमने ये समझा कि ये नेशनलिस्टिक अभी क्यों नहीं कहे जा सकते, क्योंकि हमने देखा कि द रिवॉल्ट्स वर इन मैनी केसेस अगेंस्ट द लोकल ऑपरेशन एंड द लोकल ऑपरेसर। तो जब हम देखते हैं कि तो हमने समझा कि इसलिए इन्हें एक नेशनलिस्टिक रीज़न या एक्सपेंस पे नहीं देखा जा सकता। फिर हमने देखा 1857 का रिवॉल्ट, जिसे विच वी अंडरस्टूड हैज़ बीन कॉल्ड एज म्यूटिनी एंड म्यूटिनी कहकर उसको इस तरीके से एक डिसमिस करने की कोशिश की गई है कि ये तो सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स या जो सिपाहीज थे उनका रिवॉल्ट था, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा कि इसके जो सोशल बेस था वो काफ़ी बड़ा था। इसमें फार्मर्स भी जो अनहैप्पी थे वो भी इन्वॉल्व थे, इसमें जो डिस्प्लेस रूलर्स थे वो भी इन्वॉल्व थे, बहुत केसेस में ज़मींदार थे वो भी इन्वॉल्व थे, या वो सारे लोग जिनको लगता था या जिनके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण जिन्होंने अपने हक को खोया हुआ फील कर रहे थे, वो सारे इसमें इन्वॉल्व थे। बट फिर हमने ये भी देखा कि इसका जो इसको भी हम अभी भी एक नेशनलिस्टिक लेवल पे नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत केसेस में इन लोगों के अपने इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व थे एंड दे वर नॉट थिंकिंग स्टिल एट अ लेवल ऑफ द एंटायर नेशन, है ना। बहुत केसेस में जो डिस्प्लेस रूलर थे वो अपनी जागीर या अपने लिए लड़ने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली इसलिए भी हम इसको अभी नेशनलिस्ट लेवल पे नहीं कह सकते, बट वी कैन ऑल्सो नॉट डिसमिस इट एज अ म्यूटिनी। ये हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि डिसमिसिंग इट एज अ म्यूटिनी वुड बी डूइंग ग्रेट इनजस्टिस टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1857। फिर हमने उसके आगे जब हम बढ़े तो हमने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को समझा, और फिर यहाँ पर हमने बोथ ऑन इन हिंदू रिफॉर्म एंड मुस्लिम रिफॉर्म एंड वुमेन रिफॉर्म, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करी। और हमने ये समझा कि व्हाट इज़ दैट नेचर ऑफ इंडियन रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण का एक जो स्पेसिफिक क्वालिटी है वो ये है कि दैट द नेचर ऑफ इट वॉज ऑल फंडामेंटली सोशल, बट द सोशल क्वेश्चंस बिकेम द क्वेश्चंस अबाउट रिलीजन एज वेल, क्योंकि भारत में समाज और धर्म बहुत इंटरट्वाइंड है, बहुत ब्लेंडेड है, और आज भी हम ये होते हुए देखते हैं जहाँ एम्पावरमेंट और सोशल चेंज के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार रिलीजियस क्वेश्चंस के साथ उलझ जाते हैं। तो जब हमने फिर हमने ये समझा कि अब यहाँ से जब बात आगे बढ़ाई हमने, तो फिर वी सॉ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड उसमें ही हमने फिर मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस को डिस्कस किया, एंड देन वी स्टार्टेड सीइंग and talking about extremist phase in the last episode. In that larger context, we talked about what inspired the extremist leaders, what were the reasons, how the social unrest of that time due to plague, famines, and unemployment, उसके कारण एक जो ऑलरेडी जो अनरेस्ट था, कैसे इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने उस अनरेस्ट को वॉइस देने की कोशिश करी, एंड देन वी सॉ द होल पॉलिसी लाइक द फोर बिग आइडियाज़ विच वाज स्वदेशी को अपनाना, विदेशी का बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा, और किसी न किसी फॉर्म में या तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में या पूर्ण स्वराज का जो एक आइडिया था वो सामने इस मूवमेंट में निकल के आया था। प्लस इसकी भी फिर कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने समझा था कि इसके
बेस हमने देखा था कि ये अभी भी फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे, क्योंकि अभी भी ज़मींदारी वर्ग का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था कांग्रेस की पॉलिसीज़ पे, और इस कारण से अभी भी जो फार्मर रिफॉर्म है वो उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई थी। दूसरा हमने देखा कि इसमें मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम रहा था, और यहाँ से ही जैसे हम देखते हैं कि और अब step by step there will be separation between the separation of Muslims from कांग्रेस, मोर एंड मोर अब हम देखेंगे कि ये डिवीजन बढ़ता ही जाएगा। तो ये एक हमने इसकी लिमिटेशंस देखी थी स्वदेशी की। अब हमको ये समझना चाहिए कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो उसके basis पे how did the conflict of opinions arise within Congress between the moderate and extremists? तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन था वो ये था कि स्वदेशी को क्या सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहिए, और शुड इट बी पैन इंडिया, है ना, इसका एक पैन इंडिया लेवल पे होना चाहिए। एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कोर्स फेल्ट, बिकॉज एज वी सी दैट at the base of it there was a lot of public distress that was being represented here, right? So extremists felt that कि हाँ भाई होना ही चाहिए, अखिल भारतीय लेवल पे होना चाहिए। तो that was point number one, where moderates felt कि इसको सिर्फ बंगाल तक ही लिमिटेड रखना चाहिए। दूसरा ये था कि शुड इट बी ओनली लिमिटेड टू बॉयकॉट ऑफ British goods, or should it be also about boycotting English, like universities, institutions, resigning from government jobs? Should it be also that? तो उस पे भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, राइट, कि बॉयकॉट, गुड्स बॉयकॉट प्रॉब्ली वहीं तक लिमिटेड रखना चाहते थे मॉडरेट्स, एंड एक्सट्रीमिस्ट्स वांटेड इट टू आल्सो स्प्रेड इट टू ऑल द अदर एरियाज एज वेल, including government jobs and boycotting educational institutes. तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिर 1806 का जो सेशन होता है कलकत्ता में, उसमें बहुत बड़ा एक ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट members in Congress wants Tilak as to preside over this session. और फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ऐसा कहते हैं कि उन्होंने, what they think is that they invite दादा भाई नौरोजी, who by that time was a very old and respected leader. So इस वाले सेशन में तिलक प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं, बिकॉज देन इवन द एक्सट्रीमिस्ट साइड फील्स कि ठीक है दादा भाई नौरोजी को बना दिया है, तो दे डोंट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, है ना। बट अब होता यह है कि सारी वर्किंग कमिटीज़ में एक्सट्रीमिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और इसलिए जो चारों इनकी डिमांड होती है, विच इज़ सेल्फ रूल, स्वशासन, स्वदेशी, विदेशी का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, सारों को एक्सेप्ट कर लेती है कांग्रेस इन दिस सेशन। और इससे मतलब फिरोज शाह मेहता और कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को थोड़ा मतलब इट्स लाइक कि उनको जो जिस रीजन के लिए दे डिफ्लेक्टेड मेकिंग तिलक द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन इन 1806 इन कैलकाटा, वो रीजन से के बावजूद दे आर एबल टू पास ऑल ऑफ देयर डिमांड्स। सो ये इससे एक जो कॉशियस हो जाती है मॉडरेट साइड लीडर्स, और एंड देन इन 1907 का जो सेशन होता है उसमें दे मूव द वेन्यू फ्रॉम नागपुर टू सूरत। पहले नागपुर होता है, बट देन दे फील कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं उनका प्रभाव हो सकता है, और इसलिए उसे सूरत में मूव कर दिया जाता है, वेयर दे प्रपोज राज बिहारी घोष, इनका नाम प्रपोज किया जाता है एज द प्रेसिडेंट। और इस बार एक्सट्रीमिस्ट मानने को तैयार नहीं होते हैं, बिकॉज दे वांट तिलक एज द प्रेसिडेंट। और हमने ये भी समझा था कि तिलक वॉज वेरी वेरी वेल रिस्पेक्टेड एंड accepted as a leader amongst both
the Maharashtra representatives and the and Bengal's extremist representative within Congress. तो यहाँ पे ये जो सेशन होता है descends into chaos, physical altercation वगैरह हो जाते हैं और सेशन इज सस्पेंडेड, और यहाँ पर 1907 में कांग्रेस के बीच में स्प्लिट हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में। और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होंगे, इसके 2 या 3 इम्पैक्ट या 4 इम्पैक्ट हम देखते हैं बिटवीन 1907 एंड 1914। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो होता है कि कांग्रेस की में जो मॉडरेट लीडरशिप की एक जो उनकी जो विश्वसनीयता है उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है, बिकॉज नाउ पीपल वर एक्सपेक्टिंग दैट सम ऑफ द गुड डिमांड्स, आप देखेंगे कि हमने ये भी देखा था कि स्वदेशी में जो हम एक्सट्रीमिस्ट लीडरों की जो मांगे थी वही मांगे माइनस हिंसा वाज व्हाट वी सी इन द गांधीवादी फेज ऑफ कांग्रेस एज वेल। तो मांगे तो बहुत अच्छी थी और सही रिप्रेजेंटेशन था एक तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट का भी, और जब ये नहीं हुआ, जब सपोर्ट नहीं मिला मॉडरेट लीडरशिप से, तो इससे बहुत एक it left a sour taste for towards moderate leadership in everyone's mind. दूसरा, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो डिस्पर्स हो गए एक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय जैसे अमेरिका चले गए 1914 में, अजीत सिंह जो एक दूसरे प्रोमिनेंट लीडर थे पंजाब में वो यूरोप चले जाते हैं 1909 में, अरविंद घोष when he is under trial for the Alipur conspiracy, उनको ऐसा कहते हैं कि he has visions in jail and then he completely turns towards the spiritual path। पौंडीचेरी में ये मूव कर जाते हैं जो फ्रेंच ऑक्यूपाइड होता है, और वहाँ पर ये औरबिंदो आश्रम की स्थापना करते हैं, और यही आगे चल के श्री औरबिंदो के नाम से भी जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक is tried for sedition, and this is he writes articles in Kesari and Maratha in response to the assassination of British officer Jackson by Anant Lakshman Kanhere। तो उन आर्टिकल्स के बेसिस पे इन पे सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है और इन्हें भी मांडले जेल, जैसे हम जानते हैं, बर्मा में भेजा जाता है, जहाँ ये 6 साल रह के 1814 में 1914 में वापस आते हैं। तो यहाँ से ये जो हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप भी अब बिखर जाती है, और ये एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रस्ट इन लैक ऑफ ट्रस्ट इन मॉडरेट लीडरशिप एंड द डिस्पर्जन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। यहाँ पे फिर एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का एक फेज देखेंगे हम कांग्रेस में, जहाँ पे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और यहीं से ही हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्या है और इसके क्या फेजेस हैं और इसके क्या इम्पैक्ट रहे। तो ये तो 3 बड़े इम्पैक्ट हुए। क्या क्या? कि मॉडरेट लीडरशिप में विश्वास कम हो गया, एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप डिस्पर्स हो गई, उसको वैक्यूम फिल करने को थर्ड जो चीज़ हुई, द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। और जो चौथा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक तरीके से देखेंगे कि दिस इज़ द टाइम व्हेन ब्रिटिश नाउ थिंक अबाउट डिवाइड एंड रूल। और यहाँ से ही हम, जैसा मैंने कहा, मुस्लिम अब वो ब्रिटिश विल ट्राई टू सेपरेट मुस्लिम आउट ऑफ द लाइक नेशनल मूवमेंट। और यहाँ पे हम देखेंगे कि थ्रू इसके बाद से हम देखेंगे कि बाय डिज़ाइन ऐसी चीज़ें की जाएंगी जिससे ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसी और बढ़ती रहे या एनकरेज होती रहे। यहाँ से अब हम जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जन्म समझेंगे तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि इसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अब कहा जाता है। पहले इन जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे इनको आतंकवादी भी कहा गया है, और बहुत लेट तक इवन कहीं कहीं इंडिया की हिस्ट्री टेक्स्ट में भी इनको आतंकवादी कह दिया गया है। तो वो
बिल्कुल गलत ऐसा साबित हुआ कि जब एक्चुअली फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म का राइज हुआ वर्ल्ड में, तो जब उसका ट्रू नेचर समझ में आया, तो समझ में आया कि ये लोग जो थे जिन्होंने हथियारों और बम का प्रयोग करके एक नेशनलिज्म को इंस्पायर किया, वो लोग बहुत ज़्यादा उनके मन में वो सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए ऐसा कर रहे थे। और ऐसा देखने को तब मिलता है कि वो इनोसेंट्स की जान लेने पे नहीं तुले हुए थे। दैट इज़ वाई उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए बिटवीन आतंकवाद एंड रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। तो इसलिए ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो वर्ड है, इसको हमको समझना चाहिए कि इसे हम आतंकवाद नहीं कह सकते जो इसे पहले कभी कहा गया है। राइट, दिस इज़ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। और इसका जो पहला फेज़ था उसमें हम अरविंद घोष एंड देन अनुशीलन समिति, चाफेकर बंधु जो रैंड और ऑफिसर आयर्स की हत्या करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द अनरेस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ड्यूरिंग द प्लेग इन पूना एंड बॉम्बे। तो ये वाला जो फेज़ है स्वदेशी आंदोलन, और फिर उसका बाहर प्रचार होना, क्योंकि अब जब लीडर्स बाहर मूव करते हैं तो वो ये आइडियाज़ लेकर बाहर जा रहे हैं जहाँ पे वे they try to garner support for these ideas. So this was the first phase of revolutionary nationalism. दूसरा phase कहते हैं came during the First World War, क्योंकि because these revolutionaries were now trying to garner support of the nations who were fighting against the British. राइट, तो ये जो एक दूसरा फेज था वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड देन थर्ड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म कैन बी सेट बिटवीन 1920 टू 1931, जिसमें हम देखते हैं कि जो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय का देहांत होता है एंड हिज मार्टरडोम स्पार्क्स लाइक नेशनल अनरेस्ट, राइट, एंड उसी का ही जो एक रिस्पॉन्स होता है उसमें जॉन सैंडर्स की हत्या की जाती है एंड जो हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जो आइडियाज़ और उनके जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स थे उनके बारे में हम सुनते हैं। दैट इज़ द थर्ड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। एंड देन द फोर्थ फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म भी एक कहा जाता है, विच इज़ नेताजी सुभाष चंद्र और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी, और इसको भी रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का हिस्सा मानकर कुछ हिस्टोरियंस भी देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। और हम बार बार हमें इसी बात पे ध्यान देना चाहिए कि लार्ज लेवल पे बहुत बार लोगों को लगता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का नेचर ओवरऑल सिर्फ पीसफुल ही रहा, बट ऐसा नहीं है। बहुत बड़े लेवल पे इन रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की जो एक्टिविटीज़ थी उन एक्टिविटीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इन इंस्पायरिंग द यंग जनरेशन, इन इंस्पायरिंग द यंग जनरेशन थ्रू देयर बलिदान, थ्रू देयर सैक्रिफाइस, एंड also playing a role when Congress was kind of looking confused. There was a split in Congress. तो वो जो एक टाइम था उस समय भी इन लोगों ने एक जो नेशनलिस्टिक फर्वर थी उसको जिंदा रखा, और न ही जिंदा रखा बल्कि बहुत आगे भी बढ़ाया। इसमें एक जो चीज़ हमें समझ में आती है कि जो स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा थी उससे हम देखते हैं कि ये सारे रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मेजॉरिटी लेवल पे बहुत इंस्पायर्ड थे स्वामी विवेकानंदा के विचारों से। और द सेडिशन कमिटी विच वाज द रॉलेट कमिटी विच वाज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट दीज सेडिशियस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट in 1917 discovered a lot of literature from Swami Vivekananda in with these revolutionaries, right? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमको देखने को मिलती है। दूसरा 1909 का जो एक पृथक निर्वाचन मतलब सेपरेट इलेक्शन का जो एक प्रस्ताव रखा जाता है, उसका डेफिनेटली एक बैड साइड डेफिनेटली ये था कि पहली बार सेपरेट इलेक्शंस फॉर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब क्योंकि अभी यहाँ पर ही
ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है ये अब बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, हम देखेंगे। और यहाँ पर ही ऑल्दो इलेक्शन की डिमांड तो सरकार स्वीकार कर लेती है, पर अब ये जो एक नया थ्रेड है विच इज़ ऑफ सेपरेटिंग मुस्लिम्स फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट, ये भी एक प्रयास शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर 1909 में पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव भी पारित हो जाता है। एंड देन 1911 में आप देखेंगे एक और चेंज जो होता है, वो होता है कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली मूव कर दिया जाता है, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइजेज दैट बंगाल इज द हब ऑफ all these activities and the major target, and therefore they feel like it will be safer to move capital from Calcutta to Delhi, which happens in 1911. अब अगले एपिसोड में, आज के एपिसोड में हम थोड़ा सा यहीं पर विराम करेंगे, और अगले एपिसोड में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करेंगे द राइज ऑफ कम्युनलिज्म, ये कैसे हुआ। और ये हमको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपनी हिस्ट्री अच्छे से समझेंगे तो जो डिबेट्स होते हैं उसमें हमको लोग थोड़ा कम से कम बेवकूफ़ बना पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि द अंडरस्टैंडिंग द राइज ऑफ कम्युनलिज्म, ये तो हमारे भारतीय इतिहास किसी भी समय का आप पढ़ेंगे, ये फॉर एटलीस्ट फॉर लास्ट 1000 to 1200 ईयर्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगले एपिसोड में हम वो डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए इतना ही, विच इज़ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड हाउ दैट अकर्ड एंड हाउ इट gave a new direction and new inspiration to the national movement. Thank you for listening. Until next time, Jai Hind.